कहते हैं कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इस तरह के कई मामले जुर्म की तारीख में दर्ज हैं, जिनमें मुजरिम बेहद शातिर थे। वो वारदात को अंजाम देने के बाद लंबे समय तक कानून और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे। वो समझते थे कि अब कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर कई साल बीत जाने के बाद भी ऐसे शातिर अपराधी कानून से बच नहीं सके और उन्हें अपनी गुनाह की सज़ा मिली। आज की इस क्राइम की कहानी में एक ऐसे ही शातिर अपराधी और मर्डर मिस्ट्री की कहानी है जिसने कई सालों तक पुलिस को धोखा दिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया। आज फिर से हाजिर हूँ एक और नई क्राइम की हिस्ट्री के साथ में, जो एक सच्ची घटना है। और इस कहानी का आगाज होता है महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहाँ रहने वाली अर्चना सांगले नाम की लड़की बेहद मिलनसार और खूबसूरत थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद उसने भी बड़े बड़े सपने देखे थे और वो एक आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी। उसके सपने में भी एक राजकुमार को पाने की चाहत थी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाने के बाद घर वाले उसके लिए लड़का तलाशने लगे और जल्द ही घर वालों की तलाश भी पूरी हुई। एक नौकरी पेशा नौजवान से अर्चना की शादी कर दी गई। इस रिश्ते में बंधने के बाद अर्चना और उसका पति दोनों खुश थे, मगर ये खुशी ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी। वक्त बीतने लगा और इसी दौरान अर्चना का पति उसे तंग करने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी। दिन ब दिन उन दोनों के रिश्ते खराब होते जा रहे थे। सुबह शाम बस छोटी छोटी बातों पर दोनों का झगड़ा होने लगा था। अर्चना ने कई बार अपने परिजनों को इसके बारे में शिकायत भी की थी। हर बार घर वाले उसे समझा बुझा देते, अर्चना शांत हो जाती, मगर उसका दिल अपने पति से भर चुका था। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते तो थे, लेकिन मन ही मन अर्चना उससे नफरत करने लगी थी। पहले तो बिगड़े रिश्ते के बावजूद अर्चना सांगले पति के नाम का मंगलसूत्र पहनकर लोगों को यही दिखाने की कोशिश करती थी कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन एक दिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उसने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। अब वो पति से अलग रहने लगी, साथ ही साथ काम की तलाश भी कर रही थी, क्योंकि अलग रह रही थी तो घर के खर्चे भी होते हैं। तो खर्चे होते हैं तो फिर उनके लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। अब यही वो दौर था जब अर्चना की मुलाकात एक एनजीओ चलाने वाले शख्स से हुई, जिसका नाम था संतोष कातोरे। संतोष सूर्य प्रकाश फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाता था, जो सामाजिक कार्य करती थी। पति से परेशान हो चुकी अर्चना बहुत जल्दी संतोष के करीब आ चुकी थी। संतोष भी उसे पसंद करता था। नतीजा ये हुआ कि दोनों की दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। दोनों साथ में काम भी कर रहे थे, लिहाजा दोनों का वक्त साथ ही बीतता था। अब अर्चना और संतोष की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थीं। इसी दौरान अर्चना और संतोष ने अपने नाम पर पुणे के पॉश और महंगे इलाकों में से एक बानेर में एक फ्लैट खरीद लिया और दोनों साथ में रहने लगे। दोनों बहुत खुश भी थे। यही लगता था कि संतोष उसे बेहद प्यार करता था। उसकी मोहब्बत पाकर अर्चना भी अपने पुराने दुखों को भुला चुकी थी। उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ चुकी थी, मगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। दोनों को बानेर इलाके में रहते हुए करीब 1 साल हो चुका था, मगर 4 नवंबर 2006 को अर्चना अचानक कहीं लापता हो गई। अब संतोष कातोरे और अर्चना का परिवार उसे तलाश कर रहा था, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। अर्चना के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। उन्हें शक था कि कहीं उसके पति ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया। अब मामला जो है पुलिस तक जा पहुंचा। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि मच्छिंद्रगढ़ किले में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला की लाश को कब्जे में लिया। पुलिस को सबसे पहले उस लाश की शिनाख्त करनी थी, लिहाजा पुलिस ने मच्छिंद्रगढ़ किले के आसपास के इलाकों में और नज़दीकी थानों में पता किया कि वहां से कोई महिला गुमशुदा या लापता तो नहीं है।
इधर अर्चना के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस ने पाया कि अर्चना के लापता हो जाने के में उसका कोई हाथ नहीं था, जो उसका पूर्व पति था। अब इस दौरान मामले की जांच में जुटी पुलिस को किले में महिला की लाश मिलने का पता चला। अब पुलिस ने बिना देर किए अर्चना के घर वालों को वहां ले जाकर लाश की शिनाख्त कराई। घर वालों ने फौरन अपनी बेटी को पहचान लिया। अब साफ हो चुका था कि लाश अर्चना सांगले की ही है। पुलिस ने शिनाख्त हो जाने के बाद लाश का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि अर्चना की मौत की वजह क्या है, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है तो कुछ न कुछ उसका मोटिव जरूर होता है। अब पोस्टमार्टम के अगले दिन जब रिपोर्ट पुलिस को मिली तो पता चला कि अर्चना सांगले का कत्ल जो है गला घोंट कर किया गया था। अब अर्चना की मौत से घर वाले टूट चुके थे। इसके बाद अर्चना के पिता ने संतोष कातोरे पर शक जताया और पुलिस से शिकायत भी की थी, जिसके बाद 26 मई 2007 को संतोष को हिरासत में ले लिया गया। उससे लंबी पूछताछ की, लेकिन वो खुद को बेकसूर बताता रहा। पुलिस भी उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत या सुराग हासिल नहीं कर पाई थी जिससे उसे आरोपी ठहरा जाए। लिहाजा जब कोई सुराग या ऐसा कोई प्रूफ है नहीं तो पुलिस कब तक उसे हिरासत में रखती। लिहाजा पूछताछ के बाद में पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। अब पूरे पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर अर्चना का कातिल कौन है और उसने अर्चना का कत्ल क्यों किया, क्योंकि हर क्राइम के पीछे जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होता है। अब कत्ल का मकसद क्या था, क्या अर्चना की किसी से दुश्मनी थी? इन जैसे तमाम सवालों का जवाब तलाश करने के लिए पुलिस लगातार कातिल की तलाश करती रही, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहे। अब अर्चना के घर वाले भी उम्मीद खोते जा रहे थे। वो भी पुलिस के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। वक्त बीतता जा रहा था। साल पहले महीने के महीने बीते, फिर साल भी बीत रहे थे। अब यही वो दिन था जब इस केस में पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग तैयार हो रहा था। दरअसल पुणे के पौष इलाके में जो फ्लैट अर्चना ने संतोष के साथ मिलकर खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री भी दोनों के नाम थी। इस वजह से संतोष अकेले इस फ्लैट को बेच नहीं सकता था। लिहाजा उसने 6 फरवरी 2012 को अर्चना के नाम पर दूसरी महिला के फर्जी कागजात बनवाए और वो फ्लैट अपने नाम करवा लिया। अब अर्चना की मौत के करीब 6 साल बाद संतोष कातोरे ने फर्जीवाड़ा करके फ्लैट अपने नाम करा लिया था। अब वो खुद ही उस फ्लैट को बेच सकता था। इसके लिए उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। 6 सालों में फ्लैट की कीमत भी खासी बढ़ चुकी थी, लेकिन इस मामले में फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस तक जा पहुंची। अब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद में फर्जी दस्तावेजों के मामले में छानबीन शुरू कर दी। अब पुलिस इस बात की जांच पड़ताल कर रही थी कि संतोष ने कैसे फर्जी कागजों पर वो फ्लैट अपने नाम करवाया था। तो पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए संतोष कातोरे को तलब किया। उससे पूछताछ की गई और जब पुलिस उससे सवाल जवाब कर रही थी तभी संतोष कातोरे की कहानी से पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिससे उस पर शक हो गया। अब पुलिस ने एक बार फिर अर्चना के मर्डर की फाइल खोल दी। अब संतोष कातोरे से अब फिर से पूछताछ की गई। पुलिस ने एक बार फिर अर्चना की मौत के बारे में उससे सवाल जवाब किए, जिन्हें सुनकर उसके पसीने छूटने लगे। पहले तो वो पुलिस को बरगलाने लगा और इधर उधर की काफ़ी बातें भी करता रहा, यहाँ वहाँ की कहानी सुनाने के बाद। लेकिन पुलिस की जब शक्ति उसके ऊपर हुई तो उसने उसे तोड़ दिया। अब वो सच उगलने लगा और पुलिस सुन रही थी। वो 17 जनवरी 2017 का दिन था जब संतोष कातोरे पुलिस के सामने अर्चना सांगले मर्डर केस का खुलासा कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि उन दोनों ने मिलकर साल 2005 में वो फ्लैट खरीदा था, जिसमें एक बड़ी रकम अर्चना ने दी थी, मगर बाद में संतोष मुनाफे की खातिर उस फ्लैट को बेचना चाहता था, लेकिन अर्चना उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। अब इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। अब लेकिन झगड़ा जब एक बार शुरू हुआ तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कुछ ज़्यादा ही अब दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। और एक दिन परेशान होकर के संतोष ने अर्चना को रास्ते से ही हटाने की साजिश रच डाली।
उसने एक प्लान बनाया और उसी प्लान के मुताबिक संतोष 4 नवंबर 2006 को अर्चना के साथ कोल्हापुर के एक मंदिर में दर्शन करने गया। वहां से लौटते वक्त उसने एक सुनसान जगह पर अर्चना का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को वहीं पास के मच्छिंद्रगढ़ किले में फेंक दिया। वो वारदात को अंजाम देकर वापस घर लौट आया ताकि किसी को शक ना हो, मगर फ्लैट को नाम करवाने के चक्कर में उसने जो फर्जीवाड़ा किया वहीं से उसके लिए परेशानी का सबब बन गया और इस मामले की पूछताछ के बाद में वो फंसता चला गया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने 17 जनवरी 2017 को संतोष कातरे को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह कत्ल करने के पूरे 10 साल बाद वो कानून के शिकंजे में आया। पुलिस ने जब संतोष कातोरे की छानबीन की तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि समाज सेवा के नाम पर संस्था चलाने वाला संतोष कातोरे केवल अर्चना की हत्या का ही मुलजिम नहीं था, बल्कि वो देह व्यापार और सेक्स रैकेट भी चलाता था। उसके खिलाफ पहले भी इस संबंध में पुलिस के पास मामले दर्ज थे और तभी से अब संतोष कातोरे जेल में बंद है। तो एक समाज सेवा के नाम पर एक NGO चलाने वाला शख्स एक कातिल भी था और एक देह व्यापार और सेक्स रैकेट चलाने वाला जो है एक अपराधी क्रिमिनल्स भी था, इसके भी कई जैसे छात्र जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके कई सारे चेहरे होते हैं, इसके भी कुछ ऐसे ही चेहरे थे। एक चेहरा वो था जिस चेहरे को ये लोगों के सामने रख कर के NGO के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर लोगों को ठगा करता था, और इसका दूसरा चेहरा वो था जिसके पीछे ये छिप करके सेक्स रैकेट जैसे और देह व्यापार जैसे गंदे कामों में भी संलिप्त था। खैर अब ये तभी से ये जेल में सलाखों के पीछे है और ये उम्मीद है कि इसकी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बीतेगी। तो आप भी ऐसे लोगों से सचेत रहिए, सावधान रहिए। अक्सर करके लोगों के कई सारे चेहरे होते हैं। खुद सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली फिर से किसी क्राइम की स्टोरी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।